नमस्कार। मैं वीणा मिश्रा आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं के समाचार लेखन के साथ प्रस्तुत हूँ। इसके पहले हम आलेख लेखन और फीचर लेखन पर चर्चा कर चुके हैं। समाचार लेखन एक व्यापक विषय है, तो इसके अंतर्गत हम समाचार की परिभाषा, समाचार के तत्व, समाचार की भाषा शैली और ककार और इसके साथ ही इस समाचार का एक उदाहरण, इन सभी पर चर्चा करेंगे। परीक्षा हेतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर एक कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही आता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं। तो कक्षा 11वीं में भी हम समाचार पर विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो समाचार लेखन का अर्थ होता है कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने परिभाषा में कुछ अंशों को लाल रंग से लिखा है और ये अंश महत्वपूर्ण है। इसे आप कह सकते हैं कि इस परिभाषा के कीवर्ड्स हैं, इनको हमें भूलना नहीं है और इनको अवश्य ही हमको परिभाषा में उपयोग करना है। तो समाचार ताज़ा होना चाहिए। तो ताज़ा घटना हो या विचार हो या समस्या हो, उसकी रिपोर्ट ही समाचार है। और समाचार कैसा हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है और जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि भी होती है, वही समाचार होता है। समाचार लेखन एक कला है। पत्रकारिता जगत समाचार को कथा स्टोरी अर्थात न्यूज़ स्टोरी भी कहते हैं। इसमें तथ्य होना चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कुतूहल और विचार तत्व होना चाहिए। तो ये सारे बिंदु इसमें आवश्यक है। इन सब का सामंजस्य ही समाचार है। विविध विषयों, क्षेत्रों, स्थानों की सूचनाओं और गतिविधियों को कम से कम शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से पाठकों तक पहुंचाना समाचार लेखन का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शब्द सीमा इसकी कम होती है, किंतु इसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पाठकों तक पहुंचाया ही इसका मकसद होता है। अब जो हमने अभी ऊपर विवेचन पढ़ा है, इसके आधार पर स्पष्ट है कि हर वह सामयिक सूचना, सामयिक अर्थात तात्कालिक सूचना या समय विशेष की सूचना या वृत्तांत या घटना, तथ्य, विचार अथवा संगठित बात ही समाचार है। अब समाचार में कुछ तत्वों की अनिवार्यता है। ये तत्व होना ज़रूरी है, जैसे नवीनता हो और विलक्षणता हो। अर्थात जब तक समाचार नया नहीं होता वो समाचार नहीं कहलाता, वरना उसे बासी खबर कह दिया जाता है। तो नवीनता या ताजगी होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ निकटता। कोई भी समाचार, उसका कवरेज एरिया कितना है। यदि वो मेरे आसपास की घटना है तो मैं उसमें रुचि लूँगी, यदि वो आपके आसपास की घटना है तो आप उसमें रुचि लोगे। तो समाचार का ये महत्वपूर्ण तत्व है कि वो कितने लोगों के निकट की खबर है। जितने ज़्यादा लोगों के निकट की खबर होगी, उतने ज़्यादा लोग उसमें रुचि लेंगे। तो निकटता भी एक तत्व है। तीसरा है प्रभाव। जैसा कि हमने परिभाषा में ही पढ़ा कि इसके अधिक से अधिक लोगों पर इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो पूरी आम जनता के लिए ज़रूरी होती है। अब जैसे बिजली के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तो ये देश की पूरी जो आम जनता है, सबके काम की चीज़ है, सबके दैनिक ज़रूरत की चीज़ है। तो यदि ये समाचार होगा तो इसका प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ेगा, भारत के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। अगला है जिसमें कोई उपयोगी जानकारी मिलती है। बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत ही उपयोगी होती हैं, सभी के लिए उपयोगी होती हैं। तो समाचार का ये तत्व भी बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी होगा, उतने ज़्यादा लोग उसे पढ़ेंगे। तो उपयोगी जानकारी होना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों की उसमें रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अखबार में हम देखते हैं कि अलग अलग पन्ने में अलग अलग प्रकार की खबरें होती हैं। किसी में खेल की होगी, किसी में व्यवसाय की होगी, किसी में फिल्म की होगी, किसी में राजनीति की होगी। तो
इस तरह से हर पन्ना अलग अलग समुदाय की रुचि से संबंधित होता है। तो समाचार वो ज़्यादा अच्छा होना माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। अनोखापन, अब ये नयापन से संबंधित ही है। खबरें वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जो अनोखी होती है, अद्भुत होती है, एकदम अलग हटकर हो, तो उसे अच्छी खबर माना जाता है। अगला है महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी हो। यदि कोई सेलिब्रिटी हो, बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी हो, यदि उससे जुड़ा हुआ समाचार है तो वो समाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना पसंद करते हैं। आम जन से जुड़ा हुआ कोई समाचार होता है तो उसमें हर व्यक्ति रुचि नहीं लेता है, किंतु महत्वपूर्ण लोग जिनको सब जानते हैं उनके बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसे अभी लता जी का देहांत हुआ, वो पूरे हमारे देश की एक जानी मानी हस्ती थी, तो उनकी मृत्यु की खबर हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। तो महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ा होना चाहिए समाचार। पाठक वर्ग का चुनाव, अब पाठक वर्ग कैसा है? अब अखबार में कई प्रकार के पन्ने आते हैं, कई प्रकार के विशेषांक निकलते हैं। जैसे दैनिक भास्कर में प्रत्येक बुधवार को मधुरिमा अंक आता है जो महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो पाठक वर्ग का चुनाव कैसा है, किस तरह के पाठक वर्ग के लिए वह समाचार है, तो वही पाठक वर्ग उसे ज़्यादा पसंद करेगा। अगला है टकराव या संघर्ष। इसका मतलब है कि देश में बहुत से ऐसे मुद्दे चलते रहते हैं जिसमें दो दलों या दो मतों के बीच टकराव चलता रहता है। तो यदि कोई ऐसी बात चल रही है जिसमें कुछ नए विवाद या नए मसले सामने आने की संभावना रहती है, तो ऐसे समाचारों के लिए पाठकों में जिज्ञासा बनी रहती है, उत्सुकता रहती है कि अगले दिन इसमें और क्या जुड़ने वाला है या इस मसले से संबंधित और कौन सी नई खबर आने वाली है। तो ये टकराव या संघर्ष भी ज़रूरी है। मान लो कोई भी केस चल रहा है, कोई भी कांड चल रहा है जिसमें सबकी रुचि है, तो नए दिन उससे जुड़े हुए कौन से पहलू सामने आने वाले हैं, कौन सी पार्टी ने उसके संबंध में कौन सा मत दिया है, तो यही टकराव या संघर्ष है जो जिज्ञासा पैदा करता है। अब आते हैं हम समाचार लेखन की भाषा शैली। कभी प्रश्न पूछ सकता है कि समाचार लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि भाषा शैली कैसी हो। जैसे यह प्रश्न हमेशा विवादास्पद रहा है कि भाषा शैली कैसी होनी चाहिए समाचार की। तो ये जो मैंने लाल रंग से लिखा हुआ है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। समाचार पत्र के पाठक वर्ग का स्तर, अर्थात जो भी समाचार है उसका पाठक वर्ग कैसा है। क्या वो बहुत पढ़ा लिखा है? जैसे संपादकीय पृष्ठ होता है उसको सामान्यतः पढ़े लिखे जो विद्वान जन है, शिक्षित वर्ग है, वही पढ़ते हैं। तो पाठक वर्ग का स्तर के देख कर ही या जान कर ही उसके हिसाब से उसमें खबर छपती हैं। ठीक है, सामान्य जो समाचार होते हैं, स्थानीय समाचार होते हैं, उनकी भाषा का स्तर थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वो आम जनता उसको पढ़ती है। तो पाठक वर्ग के स्तर का असर भी समाचार की भाषा पे पड़ता है। दूसरा चीज़, समाचार का विषय या क्षेत्र। अब समाचार यदि खेल जगत से संबंधित है तो खेल से संबंधित शब्दावली का उसमें प्रयोग होगा। यदि व्यापार जगत से संबंधित है तो उसकी शब्दावली व्यापार जगत से होगी। जैसे चांदी लुढ़की, मिर्ची की कड़वाहट बढ़ी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संपादक की भाषा संबंधी नीति, अर्थात किसी भी अखबार का जो संपादक है वो एक नीति के अनुसार अखबार में भाषा का प्रयोग करता है। तो वो संपादक की नीति किस तरह की है उस पर भी भाषा शैली निर्भर करती है। अथवा समाचार लेखक का अपना भाषाई ज्ञान और अनुभव। जैसे जो भी व्यक्ति समाचार लिख रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे संपादक हो या सह संपादक हो या अन्य कोई विशेषज्ञ लेखक हो, तो यदि वो समाचार लिख रहे हैं तो वो भाषा शैली जो भी प्रयोग करेंगे वो अपने भाषाई ज्ञान या अपने अनुभव के आधार पर करेंगे। मान लो मैं कोई खबर लिखती हूँ तो मैं खबरों में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूँगी जिनसे मैं चिर परिचित हूँ, जिनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, या मैं उन्हीं घटनाओं को बताऊँगी जिनका मुझे अनुभव हो चुका है।
तो समाचार लेखक का भाषाई ज्ञान और अनुभव भी भाषा शैली निर्मित करता है। तो इन सब कारणों से समाचार लेखन की भाषा शैली अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं हम कि यदि कोई समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश या राजस्थान से निकलता है, तो यहाँ की जो भाषा है वो बहुत परिनिष्ठित होती है, अर्थात शुद्ध होती है, साहित्यिक हिंदी होती है। तो इसलिए वहाँ के अखबारों में भी ऐसी ही हिंदी का प्रयोग होगा, जिसे कुछ लोग संस्कृतनिष्ठ हिंदी भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि पंजाब और हरियाणा से छपने वाले हिंदी समाचार पत्र जैसे हिंदी ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, ये इनमें हम यदि देखें तो इनके समाचार लेखन की भाषा बहुत आसान उर्दू पंजाबी से प्रभावित होती है, क्योंकि वहाँ पे आमजन इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम, जैसे हमने अभी ऊपर की 3 लाइन में देखा कि समाचार का विषय या क्षेत्र ये भी भाषा शैली को प्रभावित करता है। तो उसी का यहाँ पे थोड़ी व्याख्या की गई है कि किसी खेल प्रतियोगिता का यदि समाचार होगा तो जिस प्रकार की भाषा में वो लिखा जाएगा उसी प्रकार की भाषा शैली व्यापार उद्योग संबंधी या वित्तीय क्षेत्र के समाचारों की नहीं हो सकती, क्योंकि खेल की शब्दावली अलग होती है, व्यापार उद्योग की शब्दावली अलग होती है और वित्तीय क्षेत्र की शब्दावली अलग होती है। तो हर समाचार में अलग अलग शब्दों या अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार चुनाव प्रचार संबंधी समाचारों की भाषा जैसी होगी वो वैसी भाषा किसी साहित्यिक समाचार की नहीं हो सकती। तो ये निर्भर करता है कि आप किस विषय पे समाचार लिख रहे हैं या किस क्षेत्र से लिख रहे हैं, तो आपकी भाषा वैसी ही होगी। इसके अलावा जो शीर्षक की भाषा होती है, किसी भी समाचार का जो शीर्षक होता है, टाइटल होता है, किसी और तरह की हो सकती है। मतलब ऊपर जो वर्णित है कि वो विषय से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित नहीं, किसी और तरह की हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें कम से कम शब्दों में वस्तु स्थिति का संकेत करना होता है। तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की चीज़ों से प्रभावित हो, किंतु आमुख या विवरण में ऐसा कोई बंधन न होने के कारण भाषा शैली का स्वरूप बदल सकता है। किंतु जब हम उसका आमुख लिखते हैं, समाचार का आमुख यानी जो प्रथम पैरा लिखते हैं जिसमें 4 ककार होते हैं, उसमें कोई ऐसा बंधन नहीं होता है। तो क्षेत्रीय भाषा हो सकती है या उस विषय से संबंधित भाषा का प्रयोग हो सकता है, किंतु शीर्षक की भाषा ऐसी होगी जिसको सभी लोग अच्छे से समझ सकें। तो ये हो गई भाषा शैली समाचार की। अब आते हैं हम समाचार लेखन में 6 ककार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावना पूरी रहती है। कोई भी समाचार लिखते समय उसके 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। तो ये 6 ककार हैं। इस क्या, किसके, किसके अर्थात कौन, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, इन्हें 6 ककार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सभी जो शब्द हैं वो का से शुरू होते हैं। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते समय इन 6 ककारों को ध्यान में रखना पड़ता है और इन 6 ककारों के उत्तर उसमें देना आवश्यक होता है। अब इन 6 ककारों को हम क्या कहते हैं और इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है उस पर नज़र डालते हैं। समाचार के मुखड़े अर्थात इंट्रो में यानी पहले पैराग्राफ में शुरुआत की 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। इन ककारों को सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित ककार भी कहते हैं, क्योंकि इनसे केवल सूचना मिलती है कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। केवल सूचना मिलेगी और ये तथ्य अर्थात वास्तविकताओं पर आधारित होंगे, इनमें कुछ फेरबदल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद समाचार की जो बॉडी अर्थात दूसरा पैरा शुरू होता है और समापन के पहले बाकी 2 ककार, कौन से ककार, कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। और ये कैसे और क्यों जो होते हैं वो इसमें विवरण होता है कि घटना किस तरह से हुई, उसकी व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। इसलिए इन 2 ककारों को विवरणात्मक, व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक ककार भी कहते हैं। इस तरह से 6 ककारों के आधार पर
समाचार तैयार किया जाता है। तो यहाँ आपको प्रश्न आ सकता है कि 6 ककार कौन से हैं, उन्हें और किस नाम से जाना जाता है और उनका प्रयोग समाचार में कहाँ होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक उत्तर तैयार किया जा सकता है। अब जो अभी हमने पढ़ा कि इंट्रो या बॉडी, तो ये जो है ये उल्टा पिरामिड शैली है। समाचार लेखन एक विशिष्ट शैली में ही किया जाता है और उस शैली को कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। ये उल्टा पिरामिड, पिरामिड तो आप जानते ही हैं किस तरह का होता है। उस पिरामिड को यदि उल्टा कर दिया जाए तो वो उल्टा पिरामिड शैली है। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। क्योंकि उल्टा पिरामिड जो होता है वो ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से सकरा होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ऊपर सबसे पहले पैराग्राफ में सबसे विस्तार से लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ हम पिरामिड देख सकते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। ये जो ऐसा ये पिरामिड है, ये उल्टा पिरामिड है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है जिसको इंट्रो कहते हैं। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, ये इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है, तो ये घटते महत्व की चीज़ ये बॉडी में दी जाती है और सबसे कम महत्व की चीज़ यहाँ समापन में दी जाती है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ये है उल्टा पिरामिड। जो सीधा पिरामिड होता है वो इस तरह का होता है। तो इसलिए इसे उल्टा पिरामिड कहते हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ज़्यादा शब्दों में होती है, कम महत्व की चीज़ उससे कम शब्दों में, और सबसे अंत में बहुत ही कम महत्व की चीज़ होती है जिसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। समाचार लेखन की एक विशेष शैली है जिसे उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन से ठीक उल्टी है, अर्थात ये कथानक शैली से या कथात्मक शैली से विपरीत शैली मानी जाती है, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे अर्थात कथात्मक शैली में क्लाइमैक्स आखिरी में आता है, किंतु उल्टा पिरामिड शैली में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होता, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। अर्थात क्लाइमैक्स की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे पहले पैरा में दी जाती है, इसीलिए ये उल्टा पिरामिड शैली है। अब यहाँ हम एक उदाहरण देखते हैं। नोएडा से प्रमुख संवाददाता जरा ये समाचार लिखा गया है। यहाँ हम ककारों को देखेंगे कि किस तरह से ककार, पहले पैरा में कौन से ककार हैं। पहले पैरा में आप देखिए, चौड़ा गांव में बुधवार को छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग के दौरान आग लग गई। आग 3 बड़े सिलेंडरों में भी जा लगी, जिससे ज़ोरदार धमाका हुआ और दुकान की छत उड़ गई। ये इंट्रो है। अभी हमने उल्टा पिरामिड शैली पढ़ी, तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दे दी गई है इंट्रो में। तो अब देखिए यहाँ 4 ककार किस तरह से प्रयोग हुए हैं। चौड़ा गांव में अर्थात कहाँ बता दिया कि कहाँ पर घटना हुई है। बुधवार को अर्थात कब बता दिया कि कब हुई है। फिर छोटे सिलेंडर मतलब किसके साथ हुई है। छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग के दौरान आग लग गई है। क्या हुआ है उससे? आग 3 बड़े सिलेंडरों में जा लगी, जिससे ज़ोरदार धमाका हुआ और दुकान की छत उड़ गई। तो ये चारों ककारों को संक्षेप में इस इंट्रो में वर्णित कर दिया गया है। अब देखते हैं बॉडी में क्या दिया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस की बिजली की एक दुकान का सारा सामान जल गया है। दुकानदार ने FIR दर्ज कराने के साथ ही प्रशासन भी रिफिलिंग कराने वाले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सोनू भरद्वाज की गैस रिफिलिंग की दुकान में बुधवार सुबह 11 बजे 5 किलो के सिलेंडर में रिफिलिंग के दौरान बर्नर की जांच करते हुए आग लग गई।
सोनू आग लगते ही मौके से भाग गया। देखते ही देखते 4 सिलेंडरों में धमाके हुए और दुकान की छत उड़ गई। सूचना पर पुलिस के दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल यानी होता है फायर ब्रिगेड। दमकल की 4 गाड़ियों ने सोनू की दुकान तथा देवेंद्र की बिजली के सामान की दुकान में लगी आग को बुझाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉडी में वो जो घटना हुई वो कैसे हुई और क्यों हुई, इसका पूरा विवरण दिया गया है। इसलिए ये जो ककार हैं कैसे और क्यों, ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक ककार है। और इंट्रो में जो ककार है कहाँ, कब, कौन और क्या, उसमें केवल संक्षेप में सूचना दी गई है, इसलिए वो सूचनात्मक ककार है। तो यहाँ पर हमने देखा कि समाचार किसे कहते हैं, समाचार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं, समाचार की उल्टा पिरामिड शैली कैसी होती है, और उस शैली में जो इंट्रो, बॉडी, समापन में ककार का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो इस खंड में यही, और इसके साथ हम आगे आपसे मिलेंगे आलेख और फीचर, आलेख और समाचार के मध्य अंतर के साथ, और साथ ही आलेख, समाचार, फीचर तीनों में जो आपस में अंतर है वो हम जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।